नमस्कार। ऑरेंज वायर में स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। आज आज मैं अपनी बात मणिपुर हिंसा पर रखूंगा। सभ्यताओं के क्लैश के से उपजे अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, राजनैतिक और सामाजिक समस्याएं हैं, मणिपुर की समस्या भी और नॉर्थ ईस्ट की समस्या भी उसी तरह की एक समस्या है जो लंबे समय से चला आ रहा है। और इसमें ब्रिटेन का कॉलोनाइजेशन का, ब्रिटेन की गुलामी का बहुत भारी योगदान है। जिस तरह ब्रिटेन ने अपने अनेक औपनिवेशिक देशों को नक्शा पे लाइन खींचकर बांट दिया, जैसे भारत, पाकिस्तान और फिर फ़िलिस्तीन, जॉर्डन और अन्य जगहों पे, अफ्रीका, वो सारे जगह, वो सारे राष्ट्र, वो सारे देश जहां ब्रिटेन ने शासन किया और जाते वक्त नक्शे पे लाइन खींच के उसे बांट दिया बगैर कुछ सोचे और समझे, उस भूभाग की, उस मानव सभ्यता और संस्कृति और समाज की जो निरंतरता थी वो टूट गई। और संस्कृति की निरंतरता टूटने से ये पैदा होता है, ये समस्याएं पैदा हुई है, जो कि ब्रिटेन का एक आधुनिक इतिहास में कहें तो ब्रिटेन का ही एक तरह से देन है। बेसिकली मणिपुर में मैतेई और कुकी दो लोग रहते हैं और अनेक समुदाय और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख समुदाय हैं। और इसी तरह की नागालैंड में भी समुदाय है, नागा समुदाय। ये सब भारत से जुड़े होने की वजह से, भारतवर्ष के हिस्सा होने की वजह से प्रकृति के पूजक थे। लेकिन जब 1826 में ब्रिटेन ने पूरी तरह से मणिपुर पे कब्जा कर लिया, तब यहाँ लोगों को मिशनरी के द्वारा क्रिश्चियन बनाने का कार्य शुरू किया गया और यहाँ से सांस्कृतिक विनाश का काल शुरू होता है और समाज में अलगाव बढ़ता जाता है। इससे पहले 18वीं सदी में मणिपुर का जो राज्य था वो बर्मा के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, जो आज म्यांमार कहा जाता है। और इसलिए अपनी सीमा रक्षा की वजह से बर्मा और मणिपुर में प्रायः युद्ध होते रहते थे। ब्रिटेन के आने की वजह से, इस भूभाग पे आने की वजह से इस युद्ध का फ़ायदा उठाया गया और धीरे धीरे मणिपुर पे कालक्रम से जो उसका तरीका था वो कब्जा किया गया। कब्जा स्वभावतः हमेशा वो बाहरी सुरक्षा और विदेश नीति के नाम पे करते थे। इसी तरह मणिपुर में भी किया कि हम आपकी रक्षा बर्मा से करेंगे, अन्य समुदाय से जो हमले होते हैं उससे करेंगे। और उसी संदर्भ में निचले हिस्से में या पहाड़ी हिस्से में म्यांमार, जो कि म्यांमार भी हिस्सा था या उसके बाहर थोड़े और दूर तक बर्मा के कुछ हिस्सों तक संस्कृति एक थी या थोड़ी भी अलग थी, फिर भी सब आपस में रहते थे और कभी झड़प भी होती थी, युद्ध भी होते थे। तो इन अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन ने बर्मा के एक कुकी समुदाय को मणिपुर के अन्य क्षेत्रों में बसाना शुरू किया, जो फ्रंटियर स्पेस था, ऐसा इतिहास बताता है। और आज वही कुकी समुदाय, चूँकि ब्रिटेन ने उसको वहाँ स्थापित किया था, इसलिए उसका प्रभाव उस पर अधिकतम था। और जब ब्रिटेन के साम्राज्य के साथ मिशनरी का वहाँ आगमन हुआ तो कुकी समुदाय को सबसे पहले क्रिश्चियन बनाया गया। क्रिश्चियन बनते ही उसके सारे संस्कृति की सारी अवधारणा बदल गई और वो एक पुस्तक और एक ईश्वर को पूजा करने वाले हो गए और चर्च के लिए उत्तरदायी हो गए, समर्पित हो गए। अब उसका प्रकृति से मोह धीरे धीरे कम होता गया। प्रकृति अब उसके लिए केवल जीवित रहने का साधन मात्र रह गया। उससे पहले उन्हीं समाज के लिए प्रकृति उसके जीवन का अंग था, वो जीवित रहने का साधन नहीं था। प्राकृतिक पूजक होने का अर्थ ही यह है कि मैं ही प्रकृति हूँ और प्रकृति मेरे भीतर है।
ताकि हम दोनों में एक सामंजस्य स्थापित रहे और हम आनंदपूर्वक एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन व्यतीत करते रहें। इस दैवीय विविधता को जो भारतीय संस्कृति में है, जो इसने प्रकृति से प्राप्त किया है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की एकांगी सोच ने, एक देव और एक पुस्तक की सोच ने पूरी तरह से बदल दिया। और इसी बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा और आज वो वही कुकी समुदाय क्रिश्चियन समुदाय की बात करता है। इसलिए ये बहुत ही जटिल विषय बन गया है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इस जटिलता को भारतीय हिंदू राजनेताओं ने और कॉम्प्लिकेट किया और उसे बढ़ा दिया। दो तरह से बढ़ाया। एक तो पूरी तरह से उपेक्षित करके, नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया और भारत के संस्कृति और सभ्यता में उसे सर्वांगीण विकास करने का मौका नहीं दिया और उसे एक साथ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, प्रयास नहीं किया। दूसरा, इन सब के पीछे अब ये प्रयास क्यों नहीं किए गए, ये प्रश्न उठता है। ये प्रयास क्यों नहीं किए गए? ये प्रयास इसलिए नहीं किए गए कि 1947 आते आते संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट में चर्च एक बहुत बड़े ताकत के रूप में उभरा और अब उससे कोई लोहा लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके विपरीत कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ट्रिब्यून की एक खबर पे मेरी नज़र पड़ी थी इधर हाल ही में। 1960 के दशक में, 50-60 के दशक में नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नागालैंड से एक समझौता किया था, नागालैंड के चर्च से, आर्क बिशप से, कि मैं भारत के अन्य भाग से किसी भी सनातन के लोगों को, हिंदू साधु और महात्माओं को नागालैंड आने का अधिकार नहीं दूंगा, नागालैंड नहीं आएगा। चूँकि वहाँ छोटे मोटे सामुदायिक झगड़े चलते रहते थे, उसको सुलझाने के बजाय, उसको ठीक करने के बजाय नेहरू ने उसे पूरी तरह से चर्च के हवाले कर दिया। परिणाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट आज चर्च के कब्जे में है। ये बात कहने से लोगों को मजहबी इसमें बू आती है, लेकिन सच्चाई को जाने बगैर इस समाधान का हल नहीं है। अब चर्च की ताकत इतनी है कि वो भारत के किसी भी अंग में घुसा हुआ है और भारतीय जनमानस में तो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया हुआ है। आज भी हम जब अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं तो गर्व से कहते हैं मेरा बच्चा नॉटर डेम में पढ़ता है। ये गर्व का विषय है, लेकिन हम ये इसके पीछे के इतिहास को नहीं जानते हैं कि नॉटर डेम यहाँ क्यों है, सेंट फ्रांसिस स्कूल यहाँ क्यों है, सेंट जेवियर स्कूल यहाँ क्यों है। वो यहाँ इसलिए है कि वो पुर्तगाल से, ब्रिटेन से यहाँ भारतीय संस्कृति के विनाश के लिए आया था और आज भी वो विनाश करने में लगा हुआ है। वो आज आपके बौद्धिक स्तर पे, आपके बौद्धिक स्तर के, बुद्धिमत्ता के डीएनए के स्तर पे विनाश कर रहा है। वो आज जुडिशरी में हर जगह है, एनजीओ में हर जगह है, मीडिया में हर जगह है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे वो उसका दखलंदाजी है। लोग समझते होंगे कि बीजेपी एक भारतीय संस्कृति का वहन करने वाली पार्टी है, लेकिन आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो बीजेपी में भी बड़ी संख्या में मिशनरी के लोग अपना काम अंजाम देते रहते हैं और इसका परिणाम है आज मणिपुर में 5000 जगहों पे आग लगी है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। मणिपुर की एक पत्रकार, महिला पत्रकार है, उसने एक चुराचांदपुर हमारे घर से सिर्फ 30 किलोमीटर है। गोलियां इतनी चलती है। हमारे जो मणिपुरी जो लोग हैं उनके पास वेपन्स नहीं है। वो कहाँ से आए? स्नाइपर गन जो है AK-47 कहाँ से आए? एक दिन में इतने लोग बंदूकें लेके उसी एरिया में सब घर जला दिया। 200 लड़कियों के रेप किए, 200 लड़कियों के रेप, छोटे 9 साल
जेसीबी के खोद के उनको दफना दिया गया। ये किसी को नहीं पता, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इन टच में रही हूँ। उठाने वाला नहीं है, क्योंकि मैतेई समाज हिंदू समाज है, लेकिन कॉन्वेंट और नक्सल से प्रभावित विचारधारा वाले पत्रकार, जिसे मैं मानता हूँ भारत में अभी भी बहुत लोग सुनते हैं, खास करके बिहार में। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था अभी रवीश कुमार का, दिल्ली में कुकी समाज के लोग, चूँकि वो क्रिश्चियन हैं, जागरूक हैं और उनका एक स्ट्रक्चर है, जागरूक तो हिंदू भी है लेकिन हिंदुओं का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए असहाय है, निरीह है। उसका एक स्ट्रक्चर है, वेटिकन से लेके आपके शहर में किसी छोटे से चर्च तक की तारतम्यता है। उसके तहत उसने एक विज्ञापन दिया अमित शाह को, इस दंगे पे, मणिपुर में जो आगजनी और नृशंस हत्याएं हो रही है। बहुत देर के रिपोर्ट में रवीश कुमार ने उस ज्ञापन को ही पढ़ते रह गया। आप बताइए, अब वो पत्रकारिता से एक तरह से बाहर निकल के यूट्यूब पे काम कर रहा है, रिटायर होके यूट्यूब पे काम कर रहा है। उसके अनुभव का सार ये है कि 10 लोगों के, कलेक्टेड लोगों के ज्ञापन को वो अपने मुख्य रिपोर्ट का आधार बनाता है और उसमें उन्हीं कुकी समाज को गौरवान्वित करता है, उसको विक्टिम बताता है, जो वहाँ पूरे आधिपत्य को, जंगल पे पूरा राज जिसने कायम किया हुआ है, जिस पे आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आरोप है पुलिस से, अन्य जगहों से, इन्वेस्टिगेशन से, कि वहाँ अफीम की खेती होती है, ड्रग का कारोबार होता है और हथियारों की तस्करी तो सामने है। AK-47 अन्य उच्च स्तर के अस्त्र शस्त्र वहाँ उपलब्ध हैं। वो कौन है, कहाँ से आते हैं? ये लोग वही हैं जो पुरुलिया में अस्त्र गिराते थे, जो लिट्टे को अस्त्र देते थे, जो खालिस्तानियों को अस्त्र शस्त्र देते थे किसी समय में, और जो इस्लामिक आतंकवादियों को देते हैं। इन सब में एक लोगों की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन आप देखिए हमारे देश के पत्रकारों की स्थिति को, उसकी मानसिक स्थिति को, वो कितने बुरी तरह से गुलामी में जकड़ा हुआ है। वो एक शब्द भी मैतेई के बारे में नहीं कहता है। क्यों? कारण एक है, मैतेई हिंदू समाज का है। उसके बारे में कहने से उसके पत्रकारिता के स्तर को चोट पहुंचेगी, वो छोटा हो जाएगा, वो कम्युनल हो जाएगा। क्योंकि हिंदुओं की बात करना तो अरे गहरे नत्थु खैरे का काम है, दबे कुचले लोगों का काम है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति भी मणिपुर के जैसे समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। मणिपुर अपने आप में एक समस्या नहीं है। ये समस्या आज मणिपुर में है, कल कहीं और होगा, और हो रहा है। आज फ्रांस में आपने देखा, फ्रांस की समस्या और मणिपुर की समस्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जटिलताओं की अंतर हो सकती है, पृष्ठभूमि की अंतर हो सकती है, लेकिन दोनों में एक ही समानता है, दो विचारधाराओं का टकराव। और बाहर से थोपे गए विचारधारा जब वहाँ के नैसर्गिक स्थापित संस्कृति पे हमला करता है तो ये स्थिति पैदा होती है। अब इसका समाधान क्या है? जैसा मैंने कहा, मैं मानता हूँ ये भारत के राजनीतिज्ञों का एक कलेक्टिव फेलियर है, खास करके हिंदू राजनीतिज्ञों का, क्योंकि हिंदू राजनीतिज्ञ इस बात से पूरी तरह से डरा हुआ है, ग्रसित है, इस डर से ग्रसित है, भयाक्रांत है कि वो दो समुदाय के खिलाफ बात नहीं करेगा, भले ही वो उसकी हिंदू आबादी पे वो कितना भी अत्याचार करता रहे। और यही कारण है नेहरू से लेकर मोदी तक आज जब भी चर्च से हमले होते हैं, जब भी मस्जिद से हमले होते हैं, तो ये खुल के बात नहीं कर पाते हैं और नहीं कुछ बोलते हैं। आपको याद होगा एक समय था जब
दिल्ली के कई जगहों पे और देश में अन्य जगहों पे चर्च पे पत्थर फेंके जाते थे। आपको मैं बता दूं, चर्च पे पत्थर बाद के इन्वेस्टिगेशन से, कई वर्षों के बाद के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि चर्च के लोग ही फेंकवाते थे ताकि हिंदू नाम के जो सरकार है उसको बदनाम किया जा सके। दोस्तों, मणिपुर की समस्या भी साधारण कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, संस्कृति के क्षरण की समस्या है और जागरूकता की कमी की समस्या है। आज कुकी क्रिश्चियन जो अपना झंडा कुकी क्रिश्चियन के रूप में लेके जल रहा है और आग लगा रहा है, AK-47 स्नाइपर राइफल से हमला कर रहा है निहत्थे हिंदुओं पे, और 65,000 मैतेई हिंदुओं को आर्मी के जीप में, गाड़ियों में भर के उसके घर से बाहर निकाल के शिविरों में रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है रहने के लिए। उसके लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, अमित शाह को ज्ञापन देते हैं। लेकिन क्या आपने किसी भी 29-30 राज्यों में सुना है कि मैतेई के लिए कोई ज्ञापन आया हो? नहीं सुना है, क्योंकि हमें शुरू से ही बता दिया गया है कि हिंदुओं की बात करोगे तो तुम छोटे हो जाओगे, तुम गए गुजरे समझे जाओगे, बैकवर्ड समझे जाओगे, कम्युनल समझे जाओगे। ये तो सीताराम गोयल जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस देश में हिंदू होना ही दुर्भाग्य की निशानी है। ये संविधान ने भी कह दिया है। इसलिए मणिपुर की घटना केवल और केवल प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की घटना नहीं है। ये घटना चर्च से जुड़ी हुई है, ये घटना मिशनरी से जुड़ी हुई है, ये घटना संस्कृति पे हमला से जुड़ी हुई है, ये घटना सभ्यता पे हमला से जुड़ी हुई है। और ये घटना बार बार इसलिए हो रही है कि भारत का बहुसंख्यक समाज प्रतिकार विहीन है। वो किसी भी घटना का प्रतिकार नहीं करना चाहता है और इसलिए ये अत्याचार होता रहता है और आगे भी होता रहेगा यदि अपना प्रतिकार सजग रूप से, राजनीतिक रूप से, बौद्धिक रूप से नहीं करेगा, क्योंकि नेतृत्व नहीं है। आज यदि 10 नेता भी होता देश में जो इस हिंसा के खिलाफ मैतेई की पे हुए अत्याचार की बात करता तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन हम नहीं करते हैं। 6 लाख हिंदुओं का कत्ल कश्मीर में सामने हुआ, हमने कुछ नहीं बोला, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। बंगाल में 2 लाख हिंदू आज भी आसाम में रह रहे हैं, कोई चर्चा नहीं है। इतने बड़े डेमोक्रेसी भारत, 600 हिंदू सांसद हैं या 600 सांसद में बहुमत हिंदू सांसदों की संख्या है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में मारे जा रहे काफिर हिंदुओं के ऊपर एक शब्द पार्लियामेंट में नहीं है। ये बीज है। ये चीजें मणिपुर जैसी घटनाओं को होने का निमंत्रण है। इन चीज़ों को प्रतिकार से ही रोका जा सकता है। प्रतिकार शस्त्र के साथ होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिकार सैद्धांतिक होना चाहिए। हम पहले ये तो तय करें कि हमारे संस्कृति और सभ्यता के ऊपर हमला है। जब हम ये समझेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। क्या कोई अन्य संगठन केंद्र सरकार को जाके ये दे सकता है ज्ञापन कि मैतेई समाज पे हमला हो रहा है? और क्या कोई दूसरा रवीश कुमार उस ज्ञापन पे 3 घंटे का बहस कर सकता है? नहीं कर सकता, संभव नहीं है। होगा भी तो कोई इक्का दुक्का। यदि किसी ने ज्ञापन दे भी दिया तो कोई उस पर एक शब्द बोलने वाला नहीं है। मणिपुर की समस्या का ये बीज है और ये मणिपुर नहीं है, पूरे भारत में धीरे धीरे यही होने वाला है। जिस तरह से जैसे जैसे संस्कृति का क्षरण होता जाएगा वैसे वैसे ये समाज कॉन्फ्लिक्ट से घिरता जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।